माई मेंटोर के प्रायोजक हैं आपका अपना यूनिफॉर्म वाला, आपकी पहचान। नमस्कार, आप देख रहे हैं MMPV आवाज़ का खास कार्यक्रम टॉप मेंटोर। मैं हूं आपके साथ तृप्ति शर्मा। आज हम ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो बच्चों के लिए एक डर बना हुआ है। जी हां, आज हम बात करेंगे मैथ्स की। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी बच्चे इस्तेमाल करते हैं। बच्चे क्या, बड़ों का भी बड़े भी बहुत इस्तेमाल करते हैं। और आज हम बात करेंगे 12th के मैथ्स की। तो आइए स्वागत करते हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर CV मिश्रा जी। सर, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे खास कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले मैं बात करूंगी स्टूडेंट्स की। सर, बच्चे मैथ्स सब्जेक्ट सुनते ही इतना घबरा जाते हैं और कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस लेवल ना लो हो जाता है। तो उन बच्चों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बच्चों की अगर प्रिपरेशन अपने लेवल पे बहुत अच्छी हो और वो मैथ्स को एक फियर के रूप में ना लेके चलें, तो वो इसको फनल वे में लेके चलें, तो ऑब्वियसली इसको बहुत आसानी से लेके चलेंगे। ये फियर तब क्रिएट होता है जब उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मोटिवेशन नहीं मिल रही होती है। अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स तो आपका बचपन से ही, देखिए, बच्चा गिनता है, काउंटिंग करता है, वो अपने ब्लॉक बाइंडिंग करता है, ब्लॉक्स को इकट्ठा करना और कई शेप्स को बनाना। अब एक छोटे बच्चे के हाथ में पेंसिल दे दीजिए तो देखिए कितने प्रकार की लाइनें वो डाल सकता है। तो वो सारी चीज़ें वहाँ से होती है और उसका कितना प्रोत्साहन मिलता है उसके ऊपर सब निर्भर करता है। मैथ्स उसी हिसाब से उसकी आगे ज्ञान का उसका वृद्धि होती है। सर, मैं बात करूं, बच्चे जब क्लास में बैठते हैं और मैथ्स सब्जेक्ट जब शुरू होता है, उनका मन लगना बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। वो मेरे को मैथ्स पढ़नी ही नहीं है। तो उन बच्चों के बारे में आप क्या कहेंगे कि कैसे उनका मन लगे? जब बच्चा इसको अपने जीवन से नहीं जोड़ पाता तब वो इससे अलग हो पाता है। जैसे आप एक मान के चलिए, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा रहा हूँ या XYZ लीनियर इक्वेशन पढ़ा रहा हूँ और आपको X और Y को एक भूत के प्रेत में रूप में दिखें, तो ऑटोमेटिकली वो आपको एक फियर दिखेगा, आपको कष्ट होगा और वो आपको समझ नहीं आएगा और आपको बोरियत फील होगी। बच्चे की रुचि उसी में होती है जिससे वो कुछ ना कुछ ज्ञान ले रहा होता है, जिसको वो लगता है कि जिसको वो जीवन काल के अंदर कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सके। जब हम कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस की बात करते हैं, वो फटाफट बिना फॉर्मूले के निकालने की प्रयत्न करता है, कोशिश करता है सही जवाब देने की। लेकिन जहाँ पर हम उसको XYZ की बात करना शुरू कर देते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं वो कन्फ्यूज़ होता है और उसको एक फीचर आता है। तो बच्चे को जब तक वो अपने लाइफ में कहाँ मैथ्स को किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो नहीं सीखेगा, प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं सीखेगा, तब तक उसको इस तरह का फियर होगा। और मैं कहना चाहूँगा कि आज की डेट में फन लर्निंग इसीलिए कहा गया है, इंटीग्रेटेड लर्निंग इसीलिए कहा गया है। सब्जेक्टिविटी से टीचर को अपने सब्जेक्टिविटी से बाहर आके सब्जेक्ट के कंटेंट को बिल्ड करना चाहिए और उसकी तभी उसकी एक्यूरेसी बन पाती है, तभी वो एक तरह से मैथ्स को अपने जीवन काल में इस्तेमाल करते हुए बहुत सही तरीके से पढ़ पाता है और सही अंक भी प्राप्त कर पाता है। सर, मैथ्स जो सब्जेक्ट है वो फॉर्मूलेस पर ही बना हुआ है। बच्चे फॉर्मूले याद नहीं कर पाते और चीटिंग को आसान तरीका समझते हैं। तो बच्चे ऐसा क्या करें जो उन्हें फॉर्मूले आसानी से याद हो जाए? सबसे पहले तो फॉर्मूले को कभी भी याद नहीं करना चाहिए। अगर हम फॉर्मूले को याद करना शुरू करेंगे तो वो रोट लर्निंग कहलाती है और वो फॉर्मूले को कभी भी जीवन काल में अपने इस्तेमाल नहीं कर पाए। ये फॉर्मूले का कहीं ना कहीं से क्रिएशन होता है। अगर आप मेंसुरेशन की बात करें तो हर एक शेप की लेंथ और ब्रेथ की साइज होती है, हर एक का सर्किल का भी लेंथ और ब्रेथ होता है। तो बच्चे को लेंथ और ब्रेथ सर्किल का समझ आ जाए और स्क्वायर का भी समझ आ जाए, रेक्टेंगल का भी समझ आ जाए या किसी भी शेप का समझ आए, तो वो ऑटोमेटिकली उस सब्जेक्ट के अंदर निपुण हो जाता है। तो यहाँ पर फॉर्मूले को रटने की बजाय या रटवाने की बजाय बच्चे को समझाना पड़ेगा। जैसे 2 के पहाड़े की बात करें, हम टीचर्स अक्सर कहा करते हैं लर्न टेबल्स। मैं कई बार कह चुका हूँ लर्न टेबल्स वर्ड गलत होता है, टाइम्स टेबल होता है। बच्चे को बताया जाए कि 2 × 2 जो है वो 4 टाइम्स होता है। 2 को अगर हम 8 बार जोड़ें तो 16 हो जाता है, या 2 को 8 से गुना करें 16 हो जाता है। तो कहाँ पे उसको मल्टीप्लिकेशन को इस्तेमाल करना है, कहाँ एडिशन को इस्तेमाल करना है, सब्ट्रैक्शन को इस्तेमाल करना है, डिवीजन को इस्तेमाल करना है, वो जब सीख जाता है, उसका पर्पस समझ जाता है, तो ऑटोमेटिकली उसको उसी तरीके से इस्तेमाल कर पाता है। तो फॉर्मूले को बच्चे को बनाने का तरीका आना चाहिए। ये जो हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो हम बात कर रहे हैं
आप कह सकते हैं ब्लॉक बाइंडिंग की, ब्लॉक्स को जोड़ने की। तो ब्लॉक्स और ये सब चीज़ें वही चीज़ टेक्निक्स हैं जिसके माध्यम से बच्चा एक कोई ना कोई फॉर्मूले को क्रिएट कर सकता है। और जो फॉर्मूला बच्चा क्रिएट करना सीख जाएगा तो उसको फॉर्मूले को अपने आप बनाना सीख जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसको सवाल भी बहुत आसान होगा और वो बड़े से बड़े प्रश्न को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएगा। अब चलते हैं आज का विषय, जैसे कि आज हमारा है 12th क्लास की, हम लोग मैथ्स के बारे में सीबी मिश्रा जी से बात करेंगे। तो सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि 12th की मैथ्स में चैप्टर की बात करें तो चैप्टर कितने हैं? अगर हम एनसीईआरटी की बुक्स के हिसाब से बात करें हैं तो इस बार 12वीं क्लास में 13 विषय हैं, 13 चैप्टर्स कह सकते हैं आप टोटल हैं। और ये 13 चैप्टर्स जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो सिलेबस डिटेक्ट किया गया है उसमें से कुछ ना कुछ पोर्शंस किया गया है, लगभग 25 से 30% हर एक विषय के अंदर कम किया गया है। तो विषयों के अंदर जो सिलेबस कम हुआ है उसके रिपीटेशन उसके लेसन वाइज पे किया गया है। तो यहाँ पर 13 विषय हैं, 13 लेसन हैं जिसको एनसीईआरटी के बेसिस पे बच्चे को तैयार करना पड़ता है। टोटल 13 लेसन आप कह सकते हैं। जी सर मैं बात करूं पेपर्स की, तो बच्चों को पेपर के लिए ऐसे कौन सी किताबों की ज़रूरत पड़ती है? आप कौन से बच्चों को सजेस्ट करेंगे कि उनको कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं बच्चों को और अध्यापकों को यही कहूँगा कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेस एनसीईआरटी की बुक्स के ऊपर करें। और एनसीईआरटी की बुक्स के ऊपर करने का सिर्फ मतलब सीधे एक्सरसाइज पे ना कूदें। एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ लिटरेचर पार्ट भी होता है, किसी भी लेसन से पहले उसका लिटरेचर पार्ट है। उस लिटरेचर पार्ट में उसका यूज़, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, लर्निंग आउटकम लिखा होता है। लर्निंग आउटकम के बेसिस पे बच्चे को उसकी तैयारी करनी चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। उसकी रीडिंग करने के बाद फिर उन प्रश्नों को लेना चाहिए जो सोल्यूशन के रूप में उसमें सॉल्व रूप में दिए हुए हैं। जो सोल्यूशन के रूप में दिया उसी के बेसिस पे, उसी का बेस बना के उसकी एक्सरसाइज दी होती है, उन एक्सरसाइज को सॉल्व करना चाहिए। अगर बच्चा बहुत ध्यान से जितने भी सॉल्व और अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर्स दिए हुए हैं, क्वेश्चंस दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, बहुत तरीके से कर ले। उसको रट्टाफिकेशन की तरीके से नहीं, उसको पता हो कि वो क्यों कर रहा है और उसका स्टेप क्यों हो रहा है, उसका रीज़न समझ ले, तो ऑब्वियसली उसके पेपर की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से होगी। और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ वो एनसीईआरटी पे ज़्यादा स्ट्रेस करें। एनसीईआरटी के सभी सॉल्व और अनसॉल्व क्वेश्चन को रट्टे के माध्यम से नहीं, समझ के उसको समझे कि ये फॉर्मूला क्यों लग रहा है यहाँ पे, किस लिए अप्लाई हो रहा है, दूसरा फॉर्मूला क्यों नहीं लग रहा है यहाँ पर, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, उसका रीज़न समझ लेगा तो ऑटोमेटिकली उसको समझ आ जाएगा और पेपर वो आराम से कर पाएगा। सर मैं बात करूं सीबीएसई सैम्पल पेपर की, तो सैम्पल पेपर के हिसाब से जो हमारे पेपर जो आने हैं उसमें कितने क्वेश्चन सैम्पल पेपर से रिलेटेड ही आते हैं और कौन कितने अंकों के आते हैं, तो उनके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, सीबीएसई ने सैम्पल पेपर जो गाइडलाइंस के बेसिस पे दिया है वो बहुत ही अच्छा दिया हुआ है और उसको लोगों को फॉलो करना चाहिए। सीबीएसई ने हर एक विषय के ऊपर सैम्पल पेपर दिया हुआ है। सीबीएसई सैम्पल पेपर इसलिए देता है कि उसका एक ब्लूप्रिंट बन जाए, उसका एक खाका बन जाए, जिससे बच्चे को और टीचर को ये समझ आ पाए कि किस तरह का लगभग पेपर आने वाला है, किस तरह के सवाल पूछे जाने हैं, किस तरह के सवाल की अपेक्षा की जा रही है, क्योंकि वो लर्निंग आउटकम उसी से निकल पा रहा हो। तो उस ब्लूप्रिंट के माध्यम से सीबीएसई एक ऐसा नहीं है कि सैंपल पेपर ही पूरा का पूरा बोर्ड पेपर में आना है। सैंपल पेपर एक सैंपल है जिसके माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि आने वाला पेपर किस रूप में होगा, और लगभग सैंपल पेपर के बेसिस पे ही उन्हीं विषयों के अंदर, उन्हीं सब्जेक्ट के बेसिस पे, उन्हीं लेसन के बेसिस पे उतने ही नंबर के लगभग पे सवाल पूछे जाते हैं मेन बोर्ड एग्जामिनेशन पे। तो सैंपल पेपर को बच्चों को रिफर करके देखना चाहिए और उसी के बेसिस पे उसको तैयारी करनी चाहिए। सीबी मिश्रा से हमारी बात ऐसे ही जारी रहेगी। चलते हैं अभी एक छोटे से ब्रेक पर। माई मेंटोर के प्रायोजक हैं आपका अपना यूनिफॉर्म वाला, आपकी पहचान। वायुदूत टूर एंड ट्रेवल, सतमोला, नेमको टी। चंद से चली खुशबू स्वाद की, मेरी जान तूने तो दाल मखनी चपनी जान पा दी। ए राजमा भी तो चखो जी। ओ बोटी, चन्नू चाट मसाला तो ले आ, उसके बिना तो खाना अधूरा है जी। चना मसाला हो या शाही पनीर मसाला, अपने देश का मसाला है जी। अपना देश अपने मसाले, भारत मसाले, भारत ब्रांड मसाले, दिल्ली। कुशल गृहिणियों की पहली पसंद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सर अब मैं ये जानना चाहूँगी कि जो मैथ्स का पेपर आने वाला है 12th में, क्या उसमें एमसीक्यू के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? देखिए, मैं पहले बताना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स का जो पेपर क्लास 12th का है वो 2 हिस्सों में बांटा गया है, पार्ट ए और पार्ट बी।
जो पार्ट ए है उसके अंदर उसके भी दो हिस्से हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 जिसे कह सकते हैं आप। पार्ट 1 के अंदर 16 एक नंबर के सवाल पूछे गए हैं जिनको हम MCQ नहीं कह सकते, वो 1 मार्क्स क्वेश्चन कह सकते हैं हम। लेकिन इसके ऊपर एक केस स्टडी के ऊपर सवाल जरूर पूछे गए हैं जिसके अंतर्गत एज पर सैंपल पेपर कहा है कि 4 आउट ऑफ 5 MCQ आपको करने हैं। तो एनी 4 करने हैं, 5 MCQ पूछे जाएंगे, 2 आपके MCQ, मतलब 16 क्वेश्चन तो आपके प्रश्न के होंगे जो 1 मार्क्स के होंगे, 2 आपके पास केस स्टडी के ऊपर सवाल होगा और उनमें से 5 सवालों में से 5 MCQ में से कोई भी 4 प्रश्न आपको उत्तर करने पड़ेंगे। तो वहां पे एक आपको चॉइस भी मिल रही है। तो MCQ के अंदर 2 तरह का हो गया, MCQ को हम 1 मार्क्स क्वेश्चन को भी कह सकते हैं। MCQ के अंदर जरूरी नहीं कि 4 ऑप्शन ही मिले, वो हो सकता है कि फिल द ब्लैंक्स के रूप में हो, मैच द सेंटेंसेस के फॉर्मेशन पे हो, या सिंगल वर्ड्स के रूप में हो, या वन लाइनर के रूप में हो, किसी भी फॉर्मेशन में पूछा जा सकता है। सर जैसे अभी आपने बताया केस स्टडी, इस साल हम लोग केस स्टडी के बारे में बहुत सुन रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि केस स्टडी आखिर है क्या और कैसे सवाल आने वाले हैं। देखिए, इसके माध्यम से आप अभी कोशिश करेंगे कि जो मैं सवाल दिखाऊंगा सैंपल पेपर में वो बच्चों को दिखाएं। किसी भी एक चित्र को देखा जाए और चित्र के हिसाब से उनको बताया जाए और उसके माध्यम से हम सवाल पूछें। केस का मतलब यहाँ पर देखिए 2 तरह का केस हो सकता है, एक प्राइमरी डाटा होता है, एक सेकेंडरी डाटा होता है। इस समय हम बच्चों को सेकेंडरी डाटा से देके उनको बात कर रहे हैं कि उसके बेसिस पे वो केस स्टडी करें और उसके बारे में अपना वक्त दें। केस स्टडी से बच्चे का एक बुद्धि का विकास अपने लेवल पे होता है जिससे कि वो अपने विचारों को प्रकट कर पाता है, अपनी चॉइस के बारे में बता सकता है। हम देख पाते हैं कि वो बच्चा फॉर्मूला क्यों, कैसे, किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। तो इस वर्ष जो केस स्टडी पूछा जाएगा वो 17-18 नंबर क्वेश्चन पे होगा और केस स्टडी के अंतर्गत 5 में से 2 आपको प्रश्न करने होंगे, मतलब 5 में से 4 प्रश्न करने होंगे, जैसा मैंने पहले वाले उसमें आपका कहा MCQ वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ 2 प्रश्न पूछे जाएंगे MCQ के बेसिस पे और केस स्टडी हर विषय के अंदर है और मैथमेटिक्स में भी है। जी सर, जैसे हम प्रश्नों की बात करते हैं तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स की खास तौर से बात की जाए तो यहाँ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट ए में सारे 1 मार्क क्वेश्चन हैं। पार्ट बी के अंदर 3, 4, 5 3 पार्ट बन जा रहे हैं। 3 थर्ड पार्ट कंपोनेंट्स के अंदर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 नंबर के। इसमें 10 प्रश्न होंगे 2 नंबर के। पार्ट 4 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है जिसमें 7 प्रश्न होंगे और पार्ट 5 जो है वो 5 नंबर के क्वेश्चंस हैं जिसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल अगर हम यहाँ पर इसमें देखें तो आपके 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन और 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें अगर टोटल बच्चा अगर ध्यान से करे तो पार्ट ए और पार्ट बी को वो लेके चले, इसमें टोटल का वो अपने आराम से कर सकता है जो CBSE के सैंपल पेपर पे दिया भी हुआ है। और इसमें टोटल अगर हम देखें 24 नंबर का करीब पार्ट ए आ रहा है और 56 नंबर का करीब पार्ट बी सब्जेक्ट पे बन रहा है। तो टोटल आपका पार्ट ए और पार्ट बी मिला के ये मान के चलिए 80 नंबर का पेपर आता है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल आता है। सर इस बार जो पेपर आने वाला है 2021 जो पेपर आने वाला है, इसमें डॉक्टर CV मिश्रा जी बच्चों को क्या गुरु ज्ञान देने वाले हैं, ये जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस कोविड के दौरान बच्चों ने ऑनलाइन स्टडी की है, डिजिटल लर्निंग की है। मैथ्स के अंदर उन्होंने अपने आप के लेवल पे ही पढ़ाई की है और टीचरों ने बहुत मेहनत की है इस पे। मैं ये कहना चाहूँगी सबसे पहले कि बच्चे को अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। अपने आप अगर उसको भरोसा होगा अपने ऊपर तो वो अच्छी तैयारी अपनी कर लेगा, नंबर 1। नंबर 2, सबसे पहले वो NCERT को फोकस रखे। NCERT के अलावा वो किसी चीज़ के ऊपर फोकस करेगा, ज़्यादा प्रश्न सवाल कोशिश करेगा सॉल्व करने की तो दिक्कत में रहेगा। तो उसको कहीं ना कहीं वो ज़्यादा लेबर कर रहा होगा। मेहनत करे और उसकी एक्यूरेसी और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करे। कॉन्सेप्ट जब समझ आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली उस चैप्टर्स को ध्यान से कर पाएगा। दूसरी एक और ख़ास बात मैं बात करना चाहूँगा, जो 1 मार्क्स से क्वेश्चन है वो ये मत मान के चले कि वो अगल बगल से ध्यान रख के या थोड़ा बहुत इधर से हो जाएगा। वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत क्रिटिकल भी होते हैं और उनको समझना भी बहुत जरूरी है। तो जब प्रश्न को स्टार्ट करे वो
तो सबसे पहले वो 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए सबसे पहले प्रश्न पेपर के पहले टाइम मिलता है पेपर रीडिंग का। तो एक एक शब्द को वो पढ़े ध्यान से, जो रीडिंग टाइम है वो पूरा का पूरा पढ़ने पे लगाए और उस पर निशान लगाए पेंसिल से कि मुझे कौन से प्रश्नों को पहले करना है, कौन से प्रश्नों को बाद में करना है। उसके बेसिस पे वो अपना टाइमलाइन डिसाइड करे। यहाँ पर 1 मार्क्स में कितना टाइम लगाना है, 2 मार्क्स में कितना टाइम लगाना है, 3 मार्क्स में कितना लगाना है, 5 मार्क्स में कितना लगाना है, वो पहले से कैलकुलेशन पे उसकी टिप्स पे होना चाहिए। अब बात मैं करूँ 5 मार्क्स क्वेश्चंस की, जो इसमें सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड्स हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन और 3D है, तो उनके बारे में प्रॉब्लम बाउंडेड फिजिबल रीजन्स LPP है। तो इन सब चीज़ों को बड़े ध्यान से लेके चले और 3 मार्क्स के क्वेश्चन को भी वो अपने लेवल पे तैयारी करे। और ये देखिए कि 5 नंबर का प्रश्न 3 नंबर में नहीं पूछा जा सकता, 3 नंबर वाला प्रश्न 5 नंबर का। अगर 5 नंबर वाला प्रश्न है तो जरूरी उसके 5 स्टेप्स जरूर कहीं ना कहीं होंगे, क्योंकि उसी की बेसिस पे रूब्रिक्स बना होगा। तो बच्चे को उस लेवल पे भी तैयारी रखना है कि हमें उस पेपर को किस बेसिस पे कैसे और किस तरीके से तैयारी करके चले। एक खास बात और होगी कि बच्चा घबराए नहीं, सबसे पहले तैयारी अच्छी तरीके से करे, प्रोजेक्ट की भी तैयारी अपनी करे और प्रैक्टिकल की भी तैयारी, प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल की उसी हिसाब से करे जैसे उसके टीचर उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। अगर उसको प्रॉब्लम है तो आप स्कूल खुल चुके हैं, वो टीचरों से अपने कंसल्ट करें, प्रैक्टिस करें और NCERT बुक्स को सबसे ज़्यादा रेफर करें। और मेरी तरफ से बेस्ट विशेष है। मैं जानता हूँ कि इस वर्ष पेपर के अंदर जो है बच्चे को पिछले वर्ष भी बहुत अच्छे स्कोर किया है बच्चों ने, और इस वर्ष भी ऑब्वियसली बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे आज हमारे साथ एक बार फिर डॉक्टर CB मिश्रा जी। आज CB मिश्रा जी ने हमें बताया कि 12th में बच्चे मैथ्स पे कैसे फोकस करें। हम फिर हाजिर होंगे अपने खास कार्यक्रम टॉप मेंटोर में। आप देखते रहिए MMPV आवाज़।